फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 3 टर्म 2 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वैसे भी केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर हमें पूरा ही पढ़ना है ना। सिलेबस में भी लगभग काफी कुछ दे रखा है इस चैप्टर में से, लेकिन फिर भी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो केमिस्ट्री को लेकर है, ये जरूरी है कि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझें और पूरा A to Z समझें। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर में से आपको ये टॉपिक कवर करने वाला हूं, एटम, मॉलिक्यूल, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे व्हाट इज एटम, डेफिनेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, समझेंगे इनको क्या होता है ये, ठीक है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केम इन एक्सिस्ट, हाउ साइंटिस्ट नेम देम, हाउ डिस्कवर्ड देम। ये सारी चीजें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एटम की डेफिनेशन से देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। हुज केमिकल प्रॉपर्टी? तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है, मैटर, व्हाट इज द मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो कोई भी जिस ऑक्यूपाई करता है स्पेस या जिसमें मास है, वो सब मैटर है। मैटर किससे बनता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये जो है ना, ये फॉर्म्स ऑफ मैटर है, बेसिक फॉर्म्स ऑफ मैटर है। तो एलिमेंट्स क्या है? तो एलिमेंट की हमने डेफिनेशन सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी कि बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लिथियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इनको हम केमिकल रिएक्शन से और सिंपल सब्सटेंस में या सिंपल सब्सटेंस में हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं हो सकता इनका, ठीक है। सो सिंपलर बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस विच कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड क्या है? एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाए और एक फिक्स प्रोपोर्शन हो, उनके जो कंबाइंड होने का जो कॉम्बिनेशन जब वो करेंगे तो एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो कंबाइंड होते हैं, तब बनते हैं कंपाउंड। जैसे H2O वाटर इज ए कंपाउंड, CH4 मीथेन इज ए कंपाउंड। जैसे H2 है ना वाटर, तो इसमें देखो हम इनका अगर हम कंपोजिशन देखें H2O का, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में 1:8 इनका कॉम्बिनेशन है। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट और कंपाउंड जिनसे मिलकर बने होते हैं ना, वो क्या है? वो है एटम और मॉलिक्यूल। तो हम एटम और मॉलिक्यूल को पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, एंड दीज पार्टिकल्स आर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट शो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। जैसे मान लो ये एटम है ऑक्सीजन का, ये दूसरा एटम है ऑक्सीजन का, दोनों जब कंबाइन होंगे तो बनेगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी शो करने वाला सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल कौन है? ये है, एटम है, ये इसका मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सब स्मॉलेस्ट कौन हो गया एटम और मॉलिक्यूल में? एटम इज द स्मॉलेस्ट विच शो इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि आज की डेट में इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल है और स्मॉलर पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते। वो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करता है उस एलिमेंट की, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? वो है एटम। एटम कैन नॉट फ्रीली एक्सिस्ट। एटम फ्रीली एक्सिस्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें एटमॉस्फेयर में या जहां कहीं भी है, अगर हम कोई एलिमेंट ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो एलिमेंट हमें एटम की फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो एलिमेंट हमें या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा या फिर वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। जैसे यही ऑक्सीजन एटम, कभी भी हमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है 21%, तो वहां हमें कभी भी ये ऑक्सीजन का एटम नहीं मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? वहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेंगे या फिर वहां पर कंपाउंड मिल सकता है। जैसे ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। H2O वाटर इज ऑल्सो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एटम कैन नॉट फ्रीली एक्सिस्ट। एटम ऑलवेज एक्सिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म। एटम या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो इसमें क्लोरीन के 2 एटम है, क्लोरीन और क्लोरीन।
क्लोरीन जब भी हमें मिलेगा, क्लोरीन एटम की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा, या फिर क्लोरीन का कोई कंपाउंड हो सकता है। जैसे मान लो हम बात करते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ये कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक एक एटम है, ठीक है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम कैन नॉट फ्रीली एक्सिस्ट, एटम्स एक्सिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म और इन कंपाउंड फॉर्म। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। व्हाट इज मॉलिक्यूल? Molecule is a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together. Group of 2 or more atoms, 2 या 2 से ज्यादा एटम का एक ग्रुप है जो केमिकली बॉन्डेड है। जैसे हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, केमिकली बॉन्डेड है, केमिकली बॉन्डिंग हो रखी है बीच में, ठीक है, फिजिकली नहीं कि ऐसे जस्ट मिला दिया इनको, इस तरह से नहीं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैन फ्रीली एक्सिस्ट। अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता केवल कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, तो इसका आंसर क्या होता? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच कैन फ्रीली एक्सिस्ट इज द मॉलिक्यूल, नॉट एटम। एटम कैन नॉट फ्रीली एक्सिस्ट। द पार्टिकल व्हिच फ्रीली एक्सिस्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन फ्रीली एक्सिस्ट इज द मॉलिक्यूल। एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बनते कैसे? तो मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? एटम से ही मिलते हैं। तो एटम अब सेम एलिमेंट के एटम हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के एटम हो सकते हैं, जैसे ये सारे सेम एलिमेंट के एटम है, या डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं, इनका भी मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का, दिस इज द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दिस वन इज द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, कंसिस्ट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 2 एटम नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एटम है फॉस्फोरस के, P4, ये 1 मॉलिक्यूल हो गया फॉस्फोरस का। इट हैव 4 एटम ऑफ फॉस्फोरस। S8 सल्फर, सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सल्फर के 8 एटम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ग्रुप ऑफ एटम, 2 एटम 3 एटम 4 एटम जितने उस मॉलिक्यूल में होता है, ग्रुप ऑफ एटम विच केमिकली बॉन्डेड इज द मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल अलग अलग एटम का भी हो सकता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों तीनों मिलकर आपस में एक मॉलिक्यूल बना लिया, किसका? वाटर मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह से अमोनिया NH3, 1 एटम नाइट्रोजन 3 एटम हाइड्रोजन, ये कंबाइन होकर ये बन गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में देखो 1 एटम कार्बन है और 2 एटम ऑक्सीजन है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटम, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया। इसी तरह से H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, केमिकली बॉन्डेड, केमिकली कंबाइंड एंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, ये इनकी डेफिनेशन है। अब देखो क्या होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं, जनरली इनर्ट गैसेस। जैसे अगर हम बात करें हीलियम, नियोन इनकी, तो ये हीलियम का मॉलिक्यूल है, ये नियोन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इनमें एक एक एटम ही है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इनका एटम भी है और ये इनका मॉलिक्यूल भी है, मोनो एटॉमिक, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, मोनो एटॉमिक। बट यहां पर क्या है कि ये फॉर्म जो है ना, अगर हमें हीलियम मिली है एटमॉस्फेयर से या कहीं से भी, अगर हमने हीलियम ऑब्टेन कर रखी है, तो वो हीलियम का मॉलिक्यूल ही होगा, बिकॉज एटम्स कैन नॉट फ्रीली एक्सिस्ट। सो दिस वन इज द molecule of helium gas and this one is the molecule of neon gas. अब बात कर लेते हैं history of the atoms. How the atom came into exist. ये एटम को एटम नाम कैसे दिया, किसने दिया, कैसे पढ़ा, और एटम कैसे एक्सिस्टेंस में है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बुक में है ना थोड़ा सा कुछ फिलोसोफर्स के नाम दिए हुए, तो उन पर कुछ MCQ क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इन इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा था। देखो 18th सेंचुरी तक जो साइंस था ना, वो सारा फिलोसॉफिकल बेसिस पे ही था। एट द 18th सेंचुरी तक ज़्यादातर जो साइंस था या जो साइंटिफिक रिसर्च वर्क जो थे, वो सारे क्या थे? फिलोसॉफिकल बेसिस पे थे। जो फिलोसोफर थे, जो दार्शनिक थे, वो अपने दर्शन में जो बातें बताते थे उसके हिसाब से थे, ठीक है। यानी उनका एक्सपेरिमेंटल कोई बेस नहीं था, लैब में उनकी टेस्टिंग नहीं होती थी, एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे। उसके बाद में जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, ये सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो एकदम ऑथेंटिकेट हो गई, वो चीज़ें फिर साइंस में आ गई। तो उससे पहले जो मेन बेसिस था ना, वो सारा फिलोसॉफिकल बेसिस पे था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सही भी थे। हमारे जो इंडिया के फिलोसोफर थे, जैसे महर्षि कणाद और पी कात्यायन का यहाँ पर नाम आएगा, इन दोनों ने जो बातें एटम के बारे में बताई, जो थ्योरी इन्होंने एटम के बारे में दी, वो आगे चल के एकदम सही साबित हुई। सबसे पहले महर्षि कणाद 500 BC के आसपास
महर्षि कणाद, इनका एक फिलोसॉफिकल जो बेस था या जो इनका दर्शन था वो उसका नाम था वैशेषिक दर्शन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे, ये फाउंडर थे वैशेषिक दर्शन। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा था कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेज वुड कम बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु, परम अणु। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी, उससे आगे हम उस मैटर को या और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ जाएगा, स्मॉलेस्ट स्टेज आ जाएगी जिससे आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। दिस स्मॉलेस्ट स्टेज, दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड इज कॉल्ड परमाणु। इन्होंने उसका नाम दिया परमाणु। और परमाणु का मतलब है परम प्लस अणु, परम यानी एक्सट्रीम लास्ट, यानी वो लास्ट अणु है, ये लास्ट जो है एटम है वो, है ना। एटम तो हालांकि भी नाम नहीं आया, लेकिन वो की लास्ट पार्टिकल है वो। फिर इसके बाद में इसी समय 500 BC के आसपास एक और फिलोसोफर इंडिया के जो थे वो थे पी कात्यायना। P. Katyayana, Pakuda Katyayana says that these Parmanu, means these last particle, smallest particle, normally exist in combined form, which gives us various forms of matter. तो ये देखो, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो रही है एटम की डेफिनेशन के लिए कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एटम कैन नॉट फ्रीली एक्सिस्ट, जो हमने एटम की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो पी कात्यायना ने क्या कहा कि दीज परमाणु, दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जनरली combined and gives us various forms of matter, means they do not exist in free state। वो फ्री स्टेट में नहीं रहते, वो कैसे रहते हैं, वो कंबाइंड होके रहते हैं। ये बात कही थी पी कात्यायना नाम के ये जो फिलोसोफर है इन्होंने। तो इन दोनों को याद रखना आप, ठीक है, नाम याद रखना। क्या कहा था, वैशेषिक दर्शन, ये चीज है। अब उसी समय देखो, उसी समय वेस्टर्न वर्ल्ड में मोस्टली ग्रीक फिलोसॉफी में जो दो फिलोसोफर थे जिन्होंने इस पर काम किया, एटम के बारे में जिन्होंने बात की, उनकी बात करते हैं। तो ये दो फिलोसोफर, इनके नाम है, एक तो है डेमोक्रिटस और एक है ल्यूकोपस। ठीक है, डेमोक्रिटस और ल्यूकोपस, ये ग्रीक फिलोसोफर थे। तो इन्होंने क्या कहा था, देखो डेमोक्रिटस ने क्या कहा, डेमोक्रिटस ने कहा कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेज विल कम व्हेन फर्दर डिवीजन ऑफ पार्टिकल विल नॉट बी पॉसिबल। सेम यही बात जो यहां पर कही थी, किसने, कनाद ने जो कही थी, वही बात इन्होंने कही कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेज विल कम व्हेन फर्दर डिवीजन ऑफ पार्टिकल विल नॉट बी पॉसिबल। दिस लास्ट स्टेज इज कॉल्ड एटम। सो द फर्स्ट टाइम एटम, द नेम एटम केम इन एक्सिस्टेंस एंड दिस वाज गिवन बाय डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने पहली बार एटम नाम दिया। यही बात जो कनाद ने कही थी वही बात कही कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेज विल कम व्हेन फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल एंड दिस लास्ट स्टेज इज कॉल्ड एटम व्हिच मींस इनडिविजिबल। ल्यूकोपस ने यह कहा कि एटम मींस इनडिविजिबल, यानी एटम का मतलब है इनडिविजिबल, इनसेपरेबल, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, विच कैन नॉट बी डिवाइड, जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो है एटम। एटम का मीनिंग ये है। ये सब चला 18th सेंचुरी तक। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी the scientist recognized the difference between elements and compound। 18th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट को ये पता लग गया था कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, उनमें डिफरेंस उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। अब उनका जो मेन फोकस था ना, मेन जो इंटरेस्ट साइंटिस्ट का था, वो इस बात पे था कि हाउ एटम्स कंबाइन एंड व्हाई दे कंबाइन, कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, कंपाउंड क्यों बनाते हैं और वो कैसे कंबाइन होते हैं। तो इस पर आगे का जो रिसर्च था वो चला। जो दो नाम आते हैं ना, वो है, एक तो है एंटवन एंड लेवोसियर। एंटवन एंड लेवोसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ही फाउंडेड द केमिकल साइंस। यानी जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो है एंटवन एंड लेवोसियर। वो और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोसेफ एल प्राउस्ट। These two scientists gave two important laws of chemical combination. These are known as law of chemical combination. इन्होंने अब दो अपने लॉज दिए, दो नियम बताए जिनको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो इसमें से फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो सेकंड लॉ है जो मेनली प्राउस्ट ने दिया था, फर्स्ट लॉ जो है वो एंटवन लेवोसियर का है और सेकंड जो है वो प्राउस्ट का है। प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अब इन दोनों लॉज को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass and what is the law of definite proportion. So these are the two scientists, Antoine and Lavoisier and Joseph L. Proust. These two scientists established two important laws of chemical combination. Antoine and Lavoisier is also known as father of chemistry. What are these two laws of chemical combination? These two laws of chemical combination are, first one is the law of conservation of mass and second one is the law of definite proportion. तो हम पहले को यहाँ समझ लेते हैं कि what is the law of conservation of mass। देखो, conservation of mass का मतलब है
कि जो कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन मतलब मास हमेशा, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व रहता है, यानी वो जितना पहले होता है उतना ही रिएक्शन के बाद में होता है। ठीक है, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय एंटवन एंड लेवोशियर इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में मास न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटल मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मासेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। जितने रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जितना मास है उतना ही मास उस रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका होगा, यानी ना तो मास इंक्रीज होगा ना ही मास डिक्रीज होगा। जितना मास पहले था रिएक्शन से पहले उतना ही मास रिएक्शन के बाद में होगा, यानी मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, नष्ट नहीं होता, न नया जुड़ता है। टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कंजर्व्ड, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक गैस बना रही है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, गैसेस की फॉर्म में भी होता है। मान लो ये गैस यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर देखो इनका एटॉमिक मासेस, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जितना एटॉमिक मासेस है अगर हम उसका सम करेंगे तो उतना ही टोटल मास यहां पर आएगा, एटॉमिक मास, टोटल मोलिकुलर मास, यहां पर जो HCl के 2 मॉलिक्यूल है इनका जितना मास आएगा उतना ही आएगा जितना इधर है। तो चलो देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 म्यू। ठीक है, तो हाइड्रोजन के यहां पर कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 × 1 म्यू। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 म्यू, 2 माइक्रोन। ये एटॉमिक मास की यूनिट है जिसको AMU एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। प्लस क्लोरीन, देखो क्लोरीन के भी यहाँ 2 एटम है, तो 2 × 35.5। क्लोरीन का एक एटम का एटॉमिक मास 35.5 म्यू होता है, तो ये 2 × 35.5 कितना हो गया, ये हो गया 71। ठीक है, और तो 71 + 2 कितना हो गया, 73। तो टोटल मास इधर कितना है, 73 है। चलो इधर भी देखते हैं कि इतना ही आता है क्या। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी ये 2 है, 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 2 × HCl है ये, तो 2 × 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का हो गया कितना, 1 म्यू। हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 म्यू, प्लस HCl के सॉरी Cl, क्लोरीन के कितने 2 है, तो 2 × 1 एटम 35.5 कितना हो गया, 71 म्यू। टोटल कितना हो गया, 73 म्यू। दोनों इक्वली तो है। सो बिफोर और आफ्टर टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कंजर्व। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको किया कैसे, या ये जो एक्सपेरिमेंटली उसने किया कैसे, तो है ना, लेवोशियर ने ये कैसे किया था। तो देखो लेवोशियर ने क्या किया, लेवोशियर ने एक फ्लास्क लिया। ठीक है, एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क में उसने क्या किया कि मरकरी जो Hg होता है ना, मरकरी, वो भर दिया। जैसे मान लो ये फ्लास्क है और इस फ्लास्क में उसने मरकरी भर दिया, ये Hg भर दिया उसने, मरकरी Hg। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बाकी जो पार्ट है इसके अंदर फ्लास्क में, इस पार्ट में एयर थी, ये एयर फील्ड था। अब उसको उसने क्या किया, यहाँ पर इसको सील्ड करके, है ना, एयर टाइट करके सील्ड करके इसको रखा और फिर इसको हीट किया। ठीक है, इसको हीट किया। ठीक है, तो हीट करने के बाद में उसने देखा कि यहाँ पर जो पहले मरकरी था, मरकरी हम जानते हैं कलरलेस होता है, वो उसने क्या किया कि इस एयर में से जो ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्शन हुई और एक कुछ दिनों के बाद में आप हीट करके इसको छोड़ दिया। आफ्टर सेवरल डेज यहाँ पर एक रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो वो जो रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ था ना, वो था मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वो HgO था। और ये HgO कैसे बना, ये HgO बना था मरकरी की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होने से। मरकरी ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की, ये दोनों रिएक्टेंट है और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, ये कंपाउंड बना लिया, मर्क्यूरिक क्लोराइड, जो रेड कलर का था ये बन गया। ठीक है, अब उसने क्या किया कि केयरफुली इस HgO को इसमें से रिमूव किया। अच्छा, जब ये हुआ था ना, तो उसने देखा कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एयर है वो डिक्रीज हो गया। यहाँ पर जो पहले जितनी एयर थी अब उतनी नहीं है, कम हो गई। यहाँ पर एयर पहले से काफी कम हो गई है। क्यों कम हो गई, क्योंकि उस एयर में से जो ऑक्सीजन थी, कुछ ऑक्सीजन यहाँ इसके साथ कंबाइंड हो गई, किसके साथ, मरकरी के साथ। अब उसने जो यहाँ पर एयर थी उसको बाहर निकाला, ठीक है, केयरफुली, और उसको टेस्ट किया। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन का टेस्ट किया उसने। ऑक्सीजन का टेस्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को, तो उसने देखा कि वो एयर बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ उसने टेस्ट किया कि भाई इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर क्या है, उसको जब उसने टेस्ट किया तो इसमें मोस्टली केवल उसको क्या मिला, नाइट्रोजन ही मिला। हमें पता है एयर में नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21% होती है। तो ऑक्सीजन लगभग सारी यहाँ कंज्यूम हो चुकी थी, केवल नाइट्रोजन बची थी। तो ये उसने देखा कि भाई पहले ऑक्सीजन थी एयर में, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन कहाँ गई, तो ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्ट हो गई। अब जो ये रेड कलर का कंपाउंड बना था ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, इसका उसने एक नॉन वेट लिया, जैसे 10 ग्राम लिया, 20 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, कुछ इस तरह से, और इसको क्या किया, इसको इसने स्ट्रांगली हीट किया।
इस HGO को इसने स्ट्रांगली हीट किया तो यहाँ पर उसने देखा कि जो रेड कलर का कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाता है इनमें, ठीक है, यानी वापस से मरकरी और ऑक्सीजन बन जाता है। अब इन दोनों का जब उसने वेट किया तो ये इन दोनों का टोटल वेट इसके वेट के इक्वल था, ठीक है, यानी इन दोनों का मास, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन का मास कितना था, जितना मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मास था। तब उसने कहा कि भाई किसी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है, मास न तो इंक्रीज होता है और न ही डिक्रीज होता है। और फिर इसने ये एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए उसने अलग अलग कंपाउंड के साथ में। ये करने के बाद उसने अपना ये फर्स्ट लॉ जो दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास नीदर डेस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ एल प्रूस्ट। जोसेफ एल प्रूस्ट ने दिया था। ये क्या कहा था इसने ये कहा था कि किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो एलिमेंट एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहते हैं, ठीक है। उनका एक रेशियो है, फिक्स रेशियो है, उसी रेशियो में रहेंगे, उससे कम या ज्यादा में नहीं रहेंगे किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो, ठीक है। यानी प्रूस्ट ने क्या कहा था कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। और जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, डेफिनेट रेशियो होगा, वो क्या होगा, रेशियो ऑफ बाय मास, यानी उनके मास का वो रेशियो होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये है H2O, तो H2O एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हमेशा जब भी वाटर में प्रेजेंट होंगे ना तो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होंगे, और वो फिक्स रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा। यानी वन पार्ट ऑफ मास हाइड्रोजन का आएगा और 8 पार्ट ऑक्सीजन के मास का होगा। एक डेफिनेट रेशियो होगा उनके मासेस में और उसी में वो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें ना कि हाइड्रोजन मान लो हमने लिया, टोटल H2 हमने 9 ग्राम लिया, तो उस 9 ग्राम में से 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये फिक्स रेशियो है, 1:8 ही रहेगा। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पर 10 ग्राम ले लिया कि साहब हमें तो 10 ग्राम वाटर लेना है, तो फिर क्या होगा, तो रेशियो यही रहना है, 1 और 8 का रेशियो रहना है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी और 1 ग्राम यहाँ पर ये बचा रह जाएगा वाटर, ठीक है। या मान लो आपने हाइड्रोजन को 2 ग्राम ले लिया कि मैं तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ग्राम लेता हूँ या 3 ग्राम लेता हूँ, चलो 3 ग्राम हाइड्रोजन ले ली, तो क्या होगा, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगी, नहीं होगी। कितनी होगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन ही कंज्यूम होगी, यहाँ पर 1 ग्राम ही कंज्यूम होगी, बाकी 2 ग्राम हाइड्रोजन बची हुई रह जाएगी। ओनली 1 ग्राम हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये जब कंबाइन होंगे और अगर वाटर बनाएंगे तो इनका रेशियो फिक्स है 1:8, इसी रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे अगर आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पर कंज्यूम करवानी है कि मुझे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन लेनी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको 8 नहीं, ऑक्सीजन अब आपको 16 करना पड़ेगा, क्योंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन करेंगे तभी इनके बीच का रेशियो 1:8 रहेगा ना। और इसी रेशियो में हमेशा ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:8। तो यही है सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट हमेशा एक डेफिनेट रेशियो, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे और ये प्रोपोर्शन उनके मासेस में होगा, ठीक है। जैसे प्योर वाटर है, अगर हम प्योर वाटर का एनालिसिस करें ना तो प्योर वाटर में 11.11% हाइड्रोजन होती है और 88.89% ऑक्सीजन होती है। वाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, वेदर इट इज रिवर, पॉन्ड, ट्यूबवेल एक्सेट्रा, कोई भी है, चाहे सोर्स वाटर का कोई भी है, अगर वाटर है, प्योर वाटर है, तो उसमें हमारे पास में इतना हाइड्रोजन होगा 11.11 और 88.89 ऑक्सीजन होगा। इनके बीच का रेशियो क्या है, 1:8 है। तो कोई भी कंपाउंड है, जैसे दूसरा ले लेते हैं हम, ये ले लिया हमने अमोनिया NH3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक फिक्स रेशियो होगा 14:3, हमेशा इसी रेशियो में होंगे, रेशियो बाई मास। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यहाँ पर कितने एटम है, 3 है, तो 1 × 3 3, 14:3। अगर आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंबाइन करना है और NH3 अमोनिया बनानी है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में आपको 14 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ये एटॉमिक मास हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर एक एटम है कि दो है, एक एटम का कितना होता है 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपल कर लो, देखो ये हो गया 6 और ये हो गया 16, ये हो गया 3 और ये हो गया 8, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 3:8। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कंपाउंड CO2. So this is the second law, that in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion, in a constant proportion by mass. Dalton's atomic theory. In 1808 Dalton gave his atomic theory. Dalton ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी दी है ना, उसमें उसने मेन जो आइडिया लिया है ना, वो आइडिया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। ये उसका मेन आइडिया, इसी पर इसने अपने जो भी पोस्टुलेट्स है, जो जो बातें उसने कही है, वो इसी के बेस पर है।
एटम के बारे में जो ये थ्योरी है डाल्टन की, ये थ्योरी जो दोनों लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उनका एक्सप्लेनेशन है। यानी उन दोनों लॉज को ये डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है। तो पढ़ते हैं कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, कि जितने भी मैटर है वो सब टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं और उन पार्टिकल्स का नाम एटम है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स आर इंडिविजिबल मींस कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. What is this? This is the law of conservation of mass. Atom cannot be created or destroyed in a chemical reaction. किसी chemical reaction में ना तो एटम क्रिएट होते हैं और ना ही destroyed होते, तभी तो मास कंजर्व रहता है। तभी तो रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। अगर उनमें से कुछ एटम मान लो डिस्ट्रॉय हो जाते तो मास डिक्रीज हो जाता, अगर कुछ नए एटम बन जाते तो मास इंक्रीज हो जाता। टोटल मास रिमेन कंजर्व बिकॉज एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो इसका क्या है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे आपने ऑक्सीजन ले लिया, तो उस ऑक्सीजन के जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, किसमें? मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, भले ही वो ऑक्सीजन आपने कहीं से भी ली है। ठीक है। सो एक ही एलिमेंट के जो एटम है वो आइडेंटिकल है, सेम है, मास में भी सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम है। जैसे ऑक्सीजन, एक एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन चाहे आपने कहीं से भी ली है, ठीक है, किसी पेड़ से, एटमॉस्फेयर से ली है, कहीं से भी ली है, लैब में आपने ऑक्सीजन बनाई है, व्हाट एवर द सोर्स, द एटम ऑफ ऑक्सीजन आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन का मास, एटम का मास जो 16 म्यू है वो ही रहने वाला है। मास किसी का ऐसा नहीं है कि भाई लैब में जो ऑक्सीजन बनाई उसमें जो एटम है उसका मास कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। मास और दूसरी चीज केमिकली वो ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब यह है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिमेंट्स है उनके एटम सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है और सबका अलग अलग मास है। जैसे ऑक्सीजन का मास 16 म्यू है, हाइड्रोजन का मास 1 म्यू है। तो जितने भी एलिमेंट है उनके सबका मास अलग अलग है, एटम का, उनके एटम का मास अलग अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। अगला पॉइंट है एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। देखो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी कंपाउंड में एलिमेंट हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, वो प्रोपोर्शन उनके मास का होता है। जैसे हमने देखा H2O, तो H2O में क्या रेशियो है? 1:8 है। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई मास जो है ना वो 1:8 है। तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब है कि जब एटम कंबाइन होकर एलिमेंट बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं, जब एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो कैसे कंबाइन होते हैं? स्मॉल नंबर वोल नंबर्स में। ठीक है। इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर्स में, यानी कभी भी हाफ एटम या 1/4 एटम कंबाइन नहीं होगा, फुल्ली एटम यानी कम से कम होल एटम यानी एक एटम कम से कम कंबाइन होगा। यहां पर इसका कहने का मतलब है जब एक एटम कंबाइन होगा इसका हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन होगा तभी तो रेशियो 1:8 होगा। अगर मान लो हाइड्रोजन का हाफ एटम होता, एटम का कभी हाफ नहीं हो सकता, अगर हाफ एटम होता तो ये रेशियो ये थोड़ी रहता, और अगर इसका पूरा एटम होता तो ये रेशियो ये थोड़ी रहता है ना, रेशियो चेंज होता। तो कहने का मतलब है कि एटम हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में ही कंबाइन होते हैं। ठीक है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये भी उसी को एक्सप्लेन करता है, किसको? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपने ये वाटर का कंपाउंड लिया या और कोई दूसरा कंपाउंड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, अमोनिया ले लिया, मीथेन ले लिया, कोई सा भी आप कंपाउंड उठा लो, इन सब कंपाउंड में क्या चीज है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट। रिलेटिव नंबर्स, जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमेशा 2 ही रहेगा वाटर में। काइंड्स ऑफ एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे वाटर कंपाउंड में जो एटम होंगे। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। अगर आपके पास ये कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें रिलेटिव नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन 2 ही रहने वाला है, सल्फर का 1 ही एटम रहने वाला है, ऑक्सीजन के 4 एटम रहने वाले, इनसे कम या ज्यादा नहीं होगा। अगर कम या ज्यादा है तो फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, वो कोई और ही है। ठीक है। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम। अच्छा, काइंड्स ऑफ एटम यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 3 काइंड्स ऑफ एटम है, 4th कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर नाइट्रोजन अगर साथ में आ गया तो फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। तो किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम और काइंड ऑफ एटम ये दोनों कांस्टेंट रहने वाले। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होगी, इसके अलावा तीसरा कोई एटम नहीं होगा, और नाइट्रोजन 1 एटम होगा और हाइड्रोजन के 3 ही एटम होंगे, इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह से CH4 मीथेन में 1 कार्बन एटम होंगे, 4 हाइड्रोजन के एटम होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होगा, और इनके नंबर भी कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 4 होगा।